रतिका, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में भारत G20 की अध्यक्षता संभाल रहा है और इसके अंतर्गत G20 समूह के कई देशों के प्रतिनिधि आपस में मिलकर एक साथ बातचीत कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर। और इसी कड़ी में G20 सदस्य देशों के तकरीबन 100 प्रतिनिधियों ने ईशा योग केंद्र कोयम्बटूर में 21 से 23 जुलाई तक चल रहे S20 समिट में हिस्सा लिया, जहां पूरी दुनिया के प्रतिष्ठित विज्ञान संस्थानों के लगभग 35 विदेशी प्रतिनिधि और 65 भारतीय प्रतिनिधियों ने इस पर चर्चा की। और इन प्रतिनिधियों में द रॉयल सोसाइटी, यूनाइटेड किंगडम, USA, सर्न, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान परिषद और राष्ट्रीय विज्ञान परिषद के प्रतिनिधि शामिल थे। और जिन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जा रही है वो है क्लीन एनर्जी फॉर ग्रीनर फ्यूचर, यूनिवर्सल एंड होलिस्टिक हेल्थ और साथ ही साइंस फॉर सोसाइटी एंड कल्चर। बिल्कुल। और S20 समिट इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी द्वारा आयोजित किया गया और S20 पर और ज़्यादा अधिक जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के अध्यक्ष और S20 समिट के चेयर प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी। प्रोफेसर आशुतोष शर्मा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है DD मॉर्निंग शो में। नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन इतिहास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर जो इंटरेस्ट है, जो क्यूरियोसिटी है, वो देखते ही बनती है। हमारे देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की धरोहर के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? तो हमारा विज्ञान और जो तकनीकी थी वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण था भारत में हर चीज़ का। यहाँ पे तर्क होता था, यहाँ पर सब चीज़ें डिबेट से हुआ करती थी। तो जिसको हम साइंटिफिक टेम्पर बोलते हैं वो बहुत डेवलप था उस वक्त। और इसका नतीजा ये है कि हम सभी क्षेत्रों में विकास देख सकते हैं, जैसा कि मेटलर्जी में है, टेक्सटाइल में है। उस वक्त जो अर्बन प्लानिंग थी, शहर बनाते थे, हमें पता है हड़प्पा के ज़माने से ही वो बहुत आगे थी जो पद्धति थी बनाने की। ऐसे ही जो क्षेत्र हैं, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, उसमें बहुत विकसित था, सर्जरी तक होती थी। तो इन सब चीज़ों के अंदर बहुत तरक्की की थी प्राचीन भारत ने। और उसका कारण जो है उसका कारण यही था कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था वो हमारे जीवन में सम्मिलित था। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि प्राचीन भारत के निवासियों में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, जिसकी वजह से हमारी प्राचीन सभ्यताएं इतनी फूली और फली। साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसी भी देश के विकास के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस तरह से क्रांति लेकर आ रहा है? विज्ञान तकनीकी में जो क्रांति हो रही है, जैसा आपने कहा, चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, आगे बदल रही हैं। मैं एक आपको उदाहरण दूँगा। 2015 में मैंने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज्वाइन किया था। उस वक्त पूरे देश के अंदर 70 स्टार्टअप थी टेक्नोलॉजी बेस्ड, जो कि रजिस्टर्ड थी। उसके बाद वो 70,000 से ज़्यादा हो गई, अब वो 100,000 से ज़्यादा हो गई। उसमें बहुत सारे यूनिकॉर्न जिनका आंकलन $1 बिलियन से ज़्यादा का होता है, वैसे भी बहुत तेज़ी से बढ़ के आ रही हैं। तो ये सब हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी में विकास के द्वारा संभव हुआ है। उसके अलावा देखें कि अगर आप साइंटिफिक पब्लिकेशन हैं, उसमें करीब 10 साल पहले भारत उतने ही 9वें-10वें स्थान पर था। आज वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए तीसरे स्थान पर आ गया है पूरे वर्ल्ड के अंदर। सर, हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में भारत G20 की अध्यक्षता संभाल रहा है और हाल फिलहाल में जो S20 समिट किया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आधारित, इसके बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? S20 साइंस 20 विज्ञान के 20 वो G20 का अहम भाग है, क्योंकि साइंस के द्वारा ही सभी विकास संभव है। तो विकास की महत्वपूर्ण कड़ी जिस पे हमने चर्चा की है अपनी 5 मीटिंग में, तो उसको पौंडीचेरी से शुरू किया था, और भी जगह अगरतला गए, उसके बाद लक्षद्वीप गए, फिर भोपाल गए, और अब लास्ट मीटिंग कोयम्बटूर में हुई, जिसमें कि उसको फाइनल मीटिंग है, जिसमें कि इसका कम्युनिके जो पॉलिसी पेपर उभर के आ रहा है, जिसमें सभी की सहमति बन रही है, उसको अब फाइनल रूप दिया जा रहा है। जुलाई के महीने में G20 देशों के S20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। किस तरह की चर्चा की गई, किस तरह का विचार विमर्श इस पर किया गया? तो इसके अंदर जो हमने चर्चा की उसमें थी डिसरप्टिव साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका कारण ये है
कि अभी हमें डिसरप्टिव मतलब नए साइंस की जो बहुत अलग तरह का हो उसकी ज़रूरत है, क्योंकि जैसे कि हम जो साइंस अभी तक कर रहे हैं उसके द्वारा ये जो ग्लोबल समस्याएं हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, वो पूरी तरह से हल नहीं हो सकती। जैसे कि क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको पता है, तो ये चाहते हैं कि नए तरह के जो साइंस उभर के आ रही है वो हमें हल बताए इन चीज़ों का। आज किसी भी देश के नागरिक के लिए हेल्थ और एक सही लाइफस्टाइल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे में यूनिवर्सल और होलिस्टिक हेल्थ के विषय पर जो चर्चा की गई है वो अपने लक्ष्य को किस तरह से हासिल कर पाएगा? होलिस्टिक हेल्थ का मतलब ये है कि हेल्थ सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर नहीं होती, लेकिन पूरी तरह से होती है। जैसे कि दिमाग का भी हेल्थ है, सोशल हेल्थ भी है, फिज़िकल हेल्थ भी है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है उसमें भी हेल्थ होनी चाहिए, हमारे पास जो जानवर आसपास रहते हैं कीड़े मकोड़े उनकी भी हेल्थ होनी चाहिए। तो होलिस्टिक हेल्थ का मतलब ये है कि आदमी की हेल्थ बहुत लंबे समय तक आने वाले समय में पूरी तरह ठीक नहीं रह सकती जब तक कि ये होलिस्टिक हेल्थ हो, मतलब कि हर बिंदु पे ध्यान दिया जाए उसकी हेल्थ पे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमारा एक दूसरे के साथ आचार एवं व्यवहार सांस्कृतिक निर्माण में एक अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में आपसे जानना चाहते हैं कि साइंस फॉर सोसाइटी एंड कल्चर इस विषय पर कौन सी महत्वपूर्ण चर्चा हुई? कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। तो इसका मतलब ये है कि साइंस तो है तो खाली लैब में काम नहीं करता, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी में काम नहीं करता, वो हमारे समाज के लिए कैसे काम करे, उसको कैसे जोड़ा जाए। इसमें कल्चर और हेरिटेज की भी बहुत वैल्यू है। तो ये पाया गया कि कई बार जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है वो हमारे जो डाइवर्सिटी होती है, जो विविधता होती है, उसको कम कर देती है। जैसे कि आजकल कई लोग एक ही भाषा बोलने लग जाते हैं, पूरी ग्लोबल भाषा एक हो गई। लेकिन जो हमें टेक्नोलॉजी विकसित करनी है जिससे कि विविधता वापस बढ़े। मैं अपनी मातृभाषा में बात करूं लेकिन आपको अपनी मातृभाषा में सुनाई दे, तो जैसे इसको मशीन ट्रांसलेशन कहते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी हमें विकसित करनी होगी सभी देशों को मिलकर, जिसके द्वारा हमारा जो हेरिटेज है, जो कल्चर है, जो विविधता है, उसको प्रिजर्व किया जा सके, और अगर वो लुप्त हो गई है तो उसको वापस बनाया जा सके। तो एक सहमति बन रही है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्लोबल बनेगा जिसके अंदर हर तरह की हमारी जो विजडम है, हमारे जो हेरिटेज है, आर्किटेक्चरल हेरिटेज हो, चाहे भाषा की हो, चाहे खाने की हो, जो चाहे डांस की हो, तो जो टेंजिबल इंटेंजिबल हेरिटेज होती है वो सब वहाँ ला करके जमा करें, जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ भी उसको ना भूल पाएँ। S20 समिट में भविष्य को लेकर किस तरह की योजनाएं बनी और क्या रूपरेखा रही, इसके बारे में आप हमें बताइए। हाँ, तो जैसा मैंने बताया कि एक तो क्लीन एनर्जी एक्सेस का मुद्दा है, मतलब कि हर आदमी रिन्यूएबल एनर्जी कैसे इस्तेमाल कर सकता है। तो ये तो एनर्जी का पहलू हुआ, पॉलिसी का पहलू है। उसी में किस तरह की टेक्नोलॉजी जैसे कि हाइड्रोजन इकोनॉमी है डेवलप हो रही है, उसको कैसे मतलब कि सभी लोग मिलजुल के कार्य करें, कोऑपरेशन ज़रूरी है। क्योंकि ये कोऑपरेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो समस्याएं जिनसे हम जूझ रहे हैं वो ग्लोबल हैं, जैसे कि मैंने बताया क्लाइमेट चेंज। तो अगर मान लो कि वो टेक्नोलॉजी जो क्लीन टेक्नोलॉजी है वो एक दो देशों के पास ही हो, तो उससे वो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हल नहीं होगा। तो इसके लिए जो हमें जो सहयोग की ज़रूरत है, जो कोऑपरेशन की ज़रूरत है, उस पे एम्फसाइज कर रहे हैं G20। फिर दूसरा ये मैंने बताया कि जैसे कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर, तो उसके अंदर एक प्लेटफॉर्म डिजिटल बनाया जाए जिसमें कि सारी हेरिटेज और कल्चर को संभाल के रखा जा सके, वो है। उसके अलावा जैसे कि ये जो डिसरप्टिव साइंस है उसको समझने और उसका अच्छा प्रयोग करने के लिए सभी लोग मिलजुल करके जो संस्था है साइंटिफिक हो, जो समझते हो इन चीज़ों को कि इनका कैसे उपयोग किया जाए जिससे कि नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़े। आपने सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोगों का अलग अलग कुछ मानना है। कुछ कहते हैं कि जॉब कम हो सकती हैं, कुछ कह सकते हैं कि इस पर ये प्रभाव पड़ेगा। तो जो भी उसके नेगेटिव प्रभाव हैं उनको हटा के उसको कैसे अच्छा उपयोग किया जाए, इसके लिए एक ग्लोबल साइंटिस्ट की संस्था बनाने पे विचार किया जा रहा है। इस जानकारी में हमारे साथ बने हुए थे S20 सम्मेलन के चेयर और इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी के प्रेसिडेंट प्रोफेसर आशुतोष शर्मा। आपके समय के लिए और इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।